हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, कई किताबें लिखी हैं और बहुत ही कुछ सेंसिटिव इश्यूज पर इस वक्त जिस तरह से मोदी जी की सरकार 10 साल से है, 11वां साल शुरू हो गया, उस पर भी कुछ ऐसी किताबें हैं जो जिसका लोग इंतजार करते हैं। आप लोग सर्च करके उनकी किताबों को देख सकते हैं और खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं। हमारे लिए हर फ्राइडे को वक्त निकालते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज फिर कुछ खास खबरें हैं अफगानिस्तान से और पाकिस्तान, बांग्लादेश। हमारी पूरी कोशिश होती है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों से जो अहम खबरें हैं पूरे हफ्ते की, उन पर चर्चा हो जाए। अफगानिस्तान से आसमान से, उनके एयर स्पेस से दुनिया के हवाई जहाज उड़ने लगे। एक लंबे अरसे तक अफगानिस्तान को डिस्टर्ब्ड एरिया कहकर के वहां से फ्लाइटें नहीं उड़ती थी और जिस मुल्क के ऊपर से भी जहाज उड़ता है, पैसेंजर प्लेन, वो उसको कुछ पैसे देकर के इजाजत लेता है। तो तालिबान सरकार की इस वक्त आमदनी जो है वो बढ़ी है एक क्राइसिस के मौके पर। जिसे कहते हैं ना आपदा में अवसर, वो तालिबान को एक तरह से अवसर मिला है पैसे कमाने का। उसके अलावा कई खबरें हैं जो वहां के औरतों से मुताल्लिक, कुछ ऐसी खबरें हैं जिसमें वहां की सरकार, तालिबान सरकार ये कह रही है कि हम औरतों की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, उनके हकूक के लिए काम कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान से भी खबरें हैं जहां एससीओ की मीटिंग होने वाली है। वहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने वाले हैं इस्लामाबाद में। 15-16 अक्टूबर को ये मीटिंग है। इसके अलावा भी कई खबरें हैं जिसमें मोइजू साहब, मालदीव के प्रेसिडेंट, ने भारत का दौरा किया है और दुर्गा पूजा पर बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए खास तौर पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं फेस्टिवल मनाने के लिए। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान से जो खास खास खबरें, जरा पहले उस पर चर्चा हो जाए। क्या कुछ है ये? तालिबान सरकार की आमदनी बढ़ गई और हवाई जहाज, जो भी हवाई जहाज जाता है वो कुछ पैसे दे करके जाता है, लेता कुछ नहीं है और सिर्फ हवा का इस्तेमाल करता है। क्या कुछ है खबर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो मतलब जैसे कि आसमान से लड्डू फूट रहे हैं और तालिबान उसको जो है रोक रहे हैं या उसको जो है अपने आप हथिया रहे हैं, यही कहानी है। कहानी ये है कि ये जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस हुई है पैलेस्टाइन और इजराइल और ईरान और लेबनान, इसके हवाले से, तो अब वहाँ जो है वो जो एयर ट्रैफिक है वो वहाँ पे बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट जोन हो गया है। तो अब जितनी हवाई जहाज जो उड़ रही है या प्लेन्स जो उड़ रहे हैं, वो सब उन्होंने अफगानिस्तान का रूट ले लिया है और अफगानिस्तान की जो लैंड बाउंड्री है उसके ऊपर से वो अपना मतलब ये कि जहाज को ले जा रहे हैं। और उसकी जो मतलब ट्रैफिक है वो ये है कि 150 से लेकर के 200 प्लेन जो है पर डे अफगानिस्तान के एयरस्पेस स्पेस को यूज कर रहे हैं और वो हर प्लेन जो है वो $700 जो है वो देता है, मतलब एक ट्रिप के अफगानिस्तान के एयर स्पेस को मतलब यूज करने के लिए। तो अब अगर 200 प्लेन जा रहे हैं और $700 को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए तो वो लाखों डॉलर का मामला है, जो कि अफगानिस्तान को बिना कुछ किए हुए वो मिल रहा है। तो ये इनकी, और वो जो है कैश ट्रैप्ड है, उनको आमदनी का जरिया चाहिए। तो ये वही है कि लड्डू फूट रहे हैं आसमान से और तालिबान जो है उसको रोक रहे हैं। तो यही जो है ये खबर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि ऐसे भी जो है, जिसको आपने सही कहा कि आपदा में जो है वो अवसर जो है वो मिल गया इनको, तालिबान को। तो ये खबर यही खत्म हो जाती है और इसको मतलब यही छोड़ करके अब हम लोग दूसरी खबर पे चलते हैं। दूसरी खबर जो है वो है औरतों के हुकूक के लिए या उसी के हवाले से। और उसे तो उनके जो तालिबान के स्पोक्समैन हैं, उनका नाम है क्या नाम होगा, उनका नाम है सैफुल्लाह इस्लाम खैबर। ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वर्च्यू एंड वाइस जो उन्होंने बनाया हुआ है कि प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस। तो इन्होंने कहा है कि हमने 2021 से, जब तालिबान आई थी अफगानिस्तान से, उससे लेके अभी तक का उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 5000
फोर्स्ड मैरिज को हमने स्टॉप किया है। ये फोर्स्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट ये है कि बिना लड़की के इजाज़त के अंडर एज लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं। मतलब किसी भी वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो या उसके इसके लिए। तो तालिबान ने कहा कि हम ऐसे मतलब 5,000 लड़कियों को हमने आज़ाद किया है जो कि फोर्स्ड मैरिज के की शिकार होने वाली थी। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हमने 4,500 के करीब जो है विमेन की इनहेरिटेंस राइट को बहाल किया है। इस्लाम में जो है विमेन्स का अपना इनहेरिटेंस राइट है, तो उसको जो है हमने बहाल किया है और 4,500 का फिगर दिया है। तो ये उन्होंने अपनी बड़ाई गिनवाई है कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन के हुकूक के लिए और उनके लिए। तो जो वेस्टर्न मीडिया है वो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रही है, उनको बताने के लिए कि हमारा काम इस लेवल पे मतलब चल रहा है विमेन्स के हवाले से। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो सैफुल इस्लाम खान खैबर उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि ये डाउरी जो का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान में जो है ये डाउरी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको हम बहुत कड़े तौर पर मजम्मत करते हैं और उसको उन्होंने कहा कि हमने रोकने की भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई डाउरी जो है वो जो ग्रूम है, जो लड़का है वो डाउरी ले लड़की से, उसके ऊपर भी उन्होंने मतलब कुछ शादी 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 में जो दहेज देने का चलन है, जी दहेज जी देने जी का जो जहेज चलन है वो प्रथा, उसको जी दिया है। जहेज हाँ प्रथा हाँ उसके ऊपर। दूसरी बात उन्होंने और कही है कि जो लैविश शादियां होती हैं वो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कि हजारों लोग जो हैं वो अभी आपने देखा होगा अंबानी साहब के बेटे की जो शादी हुई थी तो क्या किस्सा हुआ था वहां पे। तो मतलब ये है कि लाखों लाख लोग जो हैं वो पैसे जो है उड़ा देते हैं शादी में, खाने में और वो पूरी खुशी में। और ये उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि इस्लाम में इस तरह का कोई भी प्रचलन नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इस तरह की शादी करें। शादी होती है उसके लिए कोई इनकार नहीं है, लेकिन बहुत सादा और बहुत ही मतलब मुख्तलिताना पर, भले ही आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए आप जो है वो शो ऑफ वेल्थ जो है वो ना करें शादियों में। तो ये खबरें जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस की तरफ से आई। तीसरी जो खबर है ये बहरहाल बहुत बड़े कदम हैं। हमारे यहाँ भारत में भी मिसाल के तौर पर जहेज एक बड़ी मुश्किल है, आमतौर पर गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहती है और लड़कियों को अपने वालिद के विरासत में से हिस्सा दिलाना, ये मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा काम है, जो हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान और इन मुल्कों में भी नहीं होता। भाई जो होते हैं वो बहनों का हिस्सा जो है वो तकरीबन लेकर के बैठ जाते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है। जी, अब अगली खबर की तरफ चलें। ये रूस ने तालिबान के बारे में कुछ एक फैसले का ऐलान किया, वो क्या है? 6 कंट्री की मीटिंग हुई थी मॉस्को में। वो मॉस्को राउंड ऑफ टॉक्स कहलाता है। वो मतलब बराबर मतलब ये है कि हर पीरियोडिकली वो साल में एक बार होता है मॉस्को राउंड ऑफ टॉक्स, जिसमें 6 कंट्रीज शामिल होते हैं और उसमें मतलब ये है कि अफगानिस्तान भी है। तो ये जो टॉक होता है मॉस्को राउंड ऑफ टॉक्स, ये अफगानिस्तान के हवाले से होता है। अफगानिस्तान के हवाले से होता है। इसमें मतलब वो क्या कहते हैं, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके भी कंट्रीज होते हैं, अफगानिस्तान होते हैं और वो मॉस्को में टॉक होता है। उसमें ऐलान किया है जो प्रेसिडेंट के एड हैं, जो उनके मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी हैं या जो भी कुछ हैं, उनका नाम है यूरी उशाकोव। इन्होंने कहा है कि वो एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान को टेररिस्ट लिस्ट से निकाल रहे हैं और वो आजकल में वो अनाउंसमेंट होने वाली है कि वो टेररिस्ट से हट जाएंगे। उनके जो एक स्पोक्समैन हैं रशिया के, उनका नाम है अब्दुल्ला कुछ तसारित करके, उन्होंने इस बात को भी जो है भी कहा है कि अफगानिस्तान के स्पोक्स वो पर्सन, रशिया के वो हैं, उनका नाम है इस्माइल खैबर, स्पोक्समैन है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ अफगानिस्तान। ये जो है अच्छा। ये स्टॉक्स में शामिल हुए थे। तो इन्होंने भी इस बात को यही कहा था कि अब रशिया जो है उनको टेररिस्ट से निकालने वाली है और रशिया और अफगानिस्तान के जो है अब वो नए संबंध फिर से शुरू हो रहे हैं। तो ये खबरें जो हैं वो तालिबान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, एमिरेट्स के हवाले से, ये खबरें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते के लिए। तो मैं आपको बिल्कुल। अच्छा, अब चलना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ।
पाकिस्तान और भारत जो है वो एक लंबे अरसे से अनबन मुसलसल चल रही है। आर्टिकल 370 जब से भारत ने हटाया है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत भी नहीं हो रही। अभी हमारे विदेश मंत्री इस्लामाबाद जा रहे हैं, जहां एससीओ के समिट होने वाली है। प्रधानमंत्री जी को इनविटेशन था, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। इसके क्या कुछ आपसी ताल्लुकात में भी कोई बेहतरी के इम्कान होंगे? जब कहीं किसी मुल्क में आदमी जाता है तो कम से कम मुस्कुरा के तो बात करता है ना। जी, ये मुस्कुराहट बिल्कुल होगी। जयशंकर साहब जा रहे हैं पूरे फॉरेन मिनिस्ट्री के डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद में, और वो बायलैटरल टॉक के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी समिट होती है। इसके समझने के लिए ये भी समझना पड़ेगा कि 1 साल पहले, मेरे ख्याल में 2023 में या 2022 में, इसी के आसपास जो है, वो बिलावल भुट्टो जो है वो आए थे गोवा में। वो भी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में आए थे, और वो गोवा में 1 दिन रहे थे या 2 दिन रहे थे, और उन्होंने वहां पे मतलब मुस्कुराहट बिखेरे थे और लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से बातचीत की थी उन्होंने। तो इसी का रेसिप्रोकल गेस्चर जो है वो मतलब हमारे जयशंकर भी कह रहे हैं। अब पाकिस्तान में तो बड़ी गहमा-गहमी चल रही है एससीओ की, इस्लामाबाद में खासकर, और टेलीविजन के इस पे कि वो ये बायलैटरल बात करेंगे, वो बायलैटरल बात करेंगे, कश्मीर बात करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से जयशंकर साहब ने कह दिया कि ये फोरम जो है वो सिर्फ एससीओ का फोरम है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ कोई बायलैटरल बात नहीं होगी, ये बात तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दी। अब इसको समझने के लिए कि शंघाई जो एससीओ है, कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? ये एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8 या 9 मुल्क है, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, रशिया है, और ये लोग जो हैं ये मतलब अलग ममालिक हैं, और 4 या 5 जो है वो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारे जो हैं। तो इनकी जो है ये जो है वो एक तरह से है, तो सब लोग बराबर ही हैं, लेकिन ये चाइना सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और ये मनी लेंडिंग वगैरह करती हैं, जो कि मतलब लोगों को, जो कंट्रीज को जो है वो पैसे देती हैं डेवलपमेंट के लिए, और इन सब के जो कंट्रीज के ये अपने ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाए हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। अब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया है, तो इसके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान है कि वो इंडिया क्यों है, क्या मकसद है, नहीं है। तो ये तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री वो उनका अपना मतलब प्रेरोगेटिव है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में है, और वो इस तरह से चाह रहे हैं कि वो रशिया को भी बैलेंस करें, चाइना को भी बैलेंस करें, और सब लोगों को बैलेंस करें। तो ये जो है जो संगठन है, ये बायलैटरल संगठन नहीं है, ये ट्राइलैटरल संगठन है, और इसमें जो लोग जा रहे हैं ये उसी मुद्दे पे बात करेंगे जो उनके एजेंडे में है। तो यही बात है। अच्छा, ये बड़ी अजीब चीज है। वैसे हमें याद है कि एक जमाने में सार्क काफी एक्टिव होता था, और आखिरी समिट इस्लामाबाद में होने वाली थी, और उसमें भारत ने जाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वो सार्क वो आधे जिसे एक पैर का आदमी होता है, तकरीबन इसी तरह से मजबूरों की तरह से हालत हो गई, और इलाकाई कोऑपरेशन का जो माहौल था वो काफी हद तक कमजोर पड़ा है। और मुझे लगता है कि इस पिछले 10 सालों में जो भारत के ताल्लुकात पड़ोसी मुल्कों से कहीं ना कहीं थोड़े से मुश्किल में आए हैं। अगर सार्क जिंदा होता तो शायद आपस में मिलने मिलाने के मौके ज्यादा होते। अब ये एससीओ में जाएंगे लेकिन आपस में बात नहीं करेंगे, ये भी दोनों मुल्कों के बीच बहरहाल ये तनाव की बात है, जो शायद बहुत अच्छी नहीं है। किसी तरह से माहौल बेहतर हो, आपसी ताल्लुकात आपस में हल हो, तो शायद वो कहीं ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ, ये वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की भी कुछ एक्टिविटीज बढ़ रही हैं पाकिस्तान में। रैली हो रही है, इमरान खान से लोग मिल रहे हैं, मिल नहीं सकते, क्या कुछ है वहां, क्या कुछ हो रहा है? जी, अभी 3 दिन पहले जो है वो एक बाकायदा रैली हुई थी इस्लामाबाद में, और ये रैली की इजाज़त जो है अब वो कोर्ट दे रही है, और कोर्ट के हवाले से वो रैली कर रहे हैं। गवर्नमेंट और जो मिलिट्री है वो उसकी अपोज कर रही है। तो ये रैली का जो मकसद है वो ये है कि इमरान खान को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रिलेवेंट
बनाए रखने के लिए और उसकी पॉपुलैरिटी को वक्तन फवक्तन ये बताने के लिए कि ये ख़त्म नहीं हुई है, अभी है ज़िंदा, तो वहाँ पे ये रैली हो रही है। अब इस रैली की जो है बहुत मुखालफत कर रहे हैं गवर्नमेंट भी और आर्मी भी, और उसमें अभी जो रैली हुई है 2 दिन 3 दिन पहले, इसमें काफ़ी टीयर गैस चले हैं, हवाई जो है फायरिंग भी हुई है, कुछ जो सुरक्षा बल के जो लोग हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये जो है ये एक बाकायदा घटना हुई है, और अब क्योंकि इस्लामाबाद में जो है एससीओ की मीटिंग होने वाली है, तो अब उन्होंने सारी चीज़ों पर बैन कर दिया है। गवर्नमेंट ने जो है वो सारी चीज़ों पर बैन कर दिया है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान से भी कोई उनके जेल में जो 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 अडियाला जेल है रावलपिंडी में, मतलब इस्लामाबाद के पास ही है वो, तो वहाँ उनसे कोई भी नहीं मिल सकता। 18 तारीख तक उनकी पाबंदी है, ना ही उनके कोई वकील मिल सकते हैं उनके, ना ही कोई मीडिया का आदमी मिल सकता, कोई किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। तो अभी जो वो पाकिस्तान में जो खबर गर्म है वो है जयशंकर के आने की, उनके स्वागत की, और वहाँ पे एससीओ का माहौल जो है वो गर्म है। तो ये खबर जो है यही खत्म हो जाती है फिर। ये बहुत ही दिलचस्प है कि एससीओ की मीटिंग के वक्त में ऐसी पाबंदी लगाई जा रही है, और अभी कुछ महीने पहले, शायद 1.5 महीना 2 महीने हुए होंगे, अभी इससे ज्यादा नहीं हुए, कि अमेरिका का एक नुमाइंदा आता है और वो जेल में मिलकर के जाता है इमरान खान से। तो यानी पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुले हुए, अमेरिका के लिए दरवाजे खुले हुए, पाकिस्तान में जेल तक भी जाके इमरान खान से मिल ले, लेकिन वहीं के लोग, वहीं के उन्हीं के वकील वो भी ना मिल सके। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो एक रुझान का पता चलता है। अच्छा, उससे आगे हम चलना चाहते हैं। आगे कराची में एक धमाके की भी खबर इस बीच में आई, काफी दिन के बाद ऐसा हुआ, कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन कराची में अब ये धमाके का क्या मतलब है? क्या कोई नई कोई चीज उभर रही है वहां पर? नहीं नहीं, ये जो है ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कारनामा है, जिसको उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ये धमाके हमने कराए हैं, मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और ये जो बात इसमें बहुत ही संगीन है वो ये कि बलूचिस्तान और कराची की बहुत दूरी है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली और मतलब चंडीगढ़ है या दिल्ली या कोई और है। तो इन लोगों ने जो है वो लाहौर में नहीं कराया, इस्लामाबाद में नहीं किया, हो सकता है कि वहाँ उनकी पहुँच नहीं होगी। उन्होंने कराची एयरपोर्ट के करीब ही, एयरपोर्ट पे नहीं किया, एयरपोर्ट के करीब ही जो है इन्होंने ये धमाका किया। बज़ाहिर उनका जो बलूचिस्तान आर्मी का जो जो मौक़िफ़ है कि हम जो है खबर में बने रहें, इस तरह के धमाके जो टेरर अटैक होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि लोगों को हम अट्रैक्ट करें कि हमारे जो जो डिमांड्स हैं उसको आप पूरा कीजिए। तो अब इस पे जो है 2 जो हैं, जो ख़ास बात है कि 2 चीनी, जो चीन के लोग थे, वो इसमें हलाक हो गए हैं इसमें, और मेरे ख़्याल में 5-6 लोग जो है उसमें मरे हैं उस टेरर अटैक में। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और ये है उसको सख्ती से निपटने के लिए उसने ऐलान किया है। लेकिन बात यहाँ पे जो मूलतः है वो यही है कि बलूचिस्तान जो है लिबरेशन फ्रंट जो है वो बाकायदा हर टाइम जो है वो अपनी टेरर एक्टिविटी से पाकिस्तान के न्यूज़ में बना रहता है, और हम लोग को भी ये खबर मिलती रहती है, और हम लोग भी ये जानते हैं कि वहाँ टेररिज्म अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है या उस पर कंट्रोल नहीं पाया है। वहाँ के जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट हैं, जो उनके अलगाववादी मूवमेंट हैं, वो अभी तक चल ही रहे हैं। तो यही खबर है वहाँ से। अच्छा अच्छा, लाहौर में जो, यानी पंजाब की वहां की राजधानी है लाहौर, उसमें उससे खबर मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भारत के लिए कुछ बात हुई है। आमतौर पर विदेश मंत्री बात करता है जब किसी दूसरे मुल्क के साथ कुछ मामलात होते हैं। ये मरियम नवाज ने क्या कुछ कहा कि वो कोई क्लाइमेट डिप्लोमेसी हो, क्या हो? ये बिल्कुल बहुत ही वैसे तो अगर हम यूरोप में कहीं बैठे होते तो ये बात बहुत ही कॉमन सी लगती, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में मसला कश्मीर का हल नहीं होता, हमेशा उसी पर अटक जाते हैं। अब ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी का सिलसिला क्या कुछ है, कहां तक पहुंचेगा, या ये छोटा सुराख करके बड़ा रास्ता बनाने की तैयारी है? नहीं, मैं इसको पहले समझा दूं कि मरियम नवाज ने जो है वो एक पहल की है, इसका कोई मतलब कहाँ जाके ख़त्म होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्लाइमेट डिप्लोमेसी। तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि जो इंडियन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली
इसमें ये जब सर्दियां शुरू हो रही हैं, इसमें आपने भी देखा होगा, आप दिल्ली में है कि कितना ज्यादा जो है पोल्यूशन बढ़ जाता है, स्मोक आ जाता है दिल्ली के अंदर, स्मूट आ जाता है, मतलब एकदम बिल्कुल दिल्ली जो है कोहरे से घिर जाता है। और उसका कारण ये है कि वो पंजाब में, इंडिया के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में वो खेतियों को जलाते हैं। जब वो फसल काट लेते हैं, गेहूं की फसल जो है जब वो काट लेते हैं या जो भी फसल काट लेते हैं, उसको वो माचिस लगा करके जला देते हैं। और वो जलने से जो है वो, मतलब कहने का मतलब है कि हजारों एकड़ लैंड में जो है वो मतलब ये है कि वो आग भभकती है वहां पे, और उसका जो धुआं होता है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है और वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी जाता है। मतलब वो तो रेसिप्रोकल है, यहाँ की जो जो फसलें जो जो आग लगती हैं। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो है नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने जो है ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी का नारा दिया है, या कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान आके बैठे और इस पर्टिकुलर मुद्दे को, जो कि अराइज होता है बर्निंग ऑफ क्रॉप से, और वो धुआं जो निकलता है, इसको कैसे स्टॉप करें, कैसे रोकें, ताकि लोग जो है आराम से सांस तो ले सके। दिल्ली में तो कभी कभी इतना भी ये हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी लोगों को महसूस होने लगती है, लोग चोक होने लगते हैं, भागते हैं दिल्ली से छोड़ के कि कहीं और जगह जा करके हम ये करें। तो ये बहुत अहम खबर है, लेकिन इस पे अभी कोई नोटिस जो है इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं ली है। और आपने जैसे कहा कि ये सब जो चीजें हैं ये तो बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स के, ये मतलब एक चीफ मिनिस्टर ने जो है अपनी पहल की है। तो ये खबर बहरहाल तो है ही है, इम्पोर्टेंट खबर है, पॉजिटिव खबर है कि भाई ये प्रॉब्लम तो हम फेस ही कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम के अंदर ये भी है कि जैसे कश्मीर में पाकिस्तान के बिना कश्मीर जो है वो नहीं है, और हिंदुस्तान के बिना कश्मीर, इसमें इंडिया पल्ला नहीं झाड़ सकता। बिल्कुल हवा को कैसे रोक लेगा ये बताइए? क्या मोदी जी के पास कोई ऐसा मतलब वो है, या जयशंकर साहब के पास है कि हवा रोक दें पाकिस्तान की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ हिंदुस्तान की तरफ? तो ये तो इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल इशू भी है और एक इन्वायरमेंटल इशू भी है, जिसको तो आप सॉल्व ना करें तो अपनी जनता को जो है आप अजियत दे रहे हैं। तो ये खबर है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मालदीव के प्रेसिडेंट का भारत दौरा अभी चल रहा है, जब हमारी आपकी बात हो रही है, जब ये वीडियो लोग देखेंगे तब तक वो वापस जा चुकेंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीरें आई हैं। मोइज़ू साहब की मोदी जी के साथ मुलाकात, और बहुत ही अच्छा खुशगवार माहौल नजर आ रहा है। क्या और भारत की तरफ से भी बदली बदली बातें, और वहां जो इंडिया आउट के नाम पर इलेक्शन जीते हैं वो भी जरा बदले बदले नजर आ रहे थे कि आखिर क्या हुआ ये भारत और मालदीव के बीच में। देखिए, मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन तो वो तो चोली दामन का साथ है, क्योंकि इंडिया जो है वो इमीडिएट नेबर है मालदीव्स का, और मालदीव्स की पूरी इकोनॉमी जो है वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मालदीव्स कितना भी इधर मुड़े या उधर मुड़े, वो मतलब ये है कि वो इंडिया के पास ही आएगी। तो अभी क्या हुआ है कि मालदीव्स के अंदर वो डीप फाइनेंशियल क्राइसिस में है मालदीव्स, और मालदीव्स को बहुत ज़रूरत है। पूरे ग्लोबल जो 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 वॉच ग्रुप है, जो कि इकोनॉमिक वॉच ग्रुप है, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब मालदीव जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है। तो वो चाहे आईएमएफ से लोन ले या वर्ल्ड बैंक से लोन ले, उसको फाइनेंशियल से निकलने के लिए, बुरान से निकलने के लिए उसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो मालदीव्स ने जो है अपनी पूरी यू टर्न कर ली है पॉलिसी, मोइज़ू साहब ने। उन्होंने कहा कि जो पहले हुआ था उसको छोड़ दीजिए आप, अब फिर से नए रिश्ते बहाल कीजिए। तो जयशंकर साहब वहां गए थे और बहुत खुशगवार माहौल में बात हुई थी। फिर उसके बाद कुछ पैसे भी जो है आरबीआई वालों ने करेंसी स्वीप के ऊपर जो है रिलीज भी किए थे, लेकिन फिर भी मालदीव को बहुत पैसों की जरूरत थी। तो एक बायलैटरल मीटिंग अभी जो स्वेरिंग इन हुई थी मोदी साहब की, उसमें वो मोदी साहब आए थे। उसके बाद ये इनकी बायलैटरल मीटिंग हुई थी, जो अभी पिछले संडे से शुरू हुई थी। 4 दिन का यात्रा था उनका, 6 तारीख से लेके 9-10 तारीख तक वो बम्बई भी गए थे, फाइनेंशियल कैपिटल। तो बहुत बड़ा इनका सेरेमोनियल रिसेप्शन हुआ था राष्ट्रपति भवन में और हैदराबाद हाउस में। वो हर जगह वो प्रधानमंत्री से भी मिले, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिले। तो ये बड़ी एक अहम मतलब बायलैटरल था, जिसमें मुझे अब ये लग रहा है कि वो सारे पुराने खलिश और रिश्ते जो हैं वो खत्म हो गए हैं, और फिर से जो मतलब मालदीव और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो फिर से बहाल हो गए हैं। जो इनके पहले जो
मोदी साहब से पहले जो थे प्रेसिडेंट वहाँ के, तो जो वो रिश्ते थे उनको वो कहते थे कि ये तो इंडिया के आदमी हैं। तो अब मोदी साहब भी इंडिया के आदमी हो गए हैं, ऐसा हमें दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इंडिया ने जो है वो $400 मिलियन रिलीज़ किया है मालदीव्स की इकॉनमी को सहारा देने के लिए। और 5 संधियाँ हुई हैं जो कि बड़ी-बड़ी संधियाँ हैं। उसमें ऊपर में जो है पॉलिटिकल एक्सचेंज जो है वो होती रहेगी इंडिया और मालदीव्स के बीच में, मतलब डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन होगा। अब इन सब के अंदर 5-5, 10-10 क्लॉज़ हैं, किन-किन चीज़ों पर वो बात होगी। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात हो गई है, संधि हो गई है। डिजिटल फाइनेंशियल कोऑपरेशन के ऊपर बात हुई है। उसके बाद हेल्थ एंड कोऑपरेशन के ऊपर बात हुई है। क्योंकि पूरा जो हेल्थ सेक्टर है मालदीव्स का, वो इंडिया, साउथ इंडिया में ही जो है मालदीव्स के लोग आते हैं इलाज करने के लिए, और वो पूरा बाकायदा जो है वो हवाई जहाज से आते हैं, केरला से तमिलनाडु में। तो ये भी बहुत बड़ा है। और जो लास्ट है वो पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, जिसमें टूरिज्म है। तो ये बहुत बड़ा, तो भारत ने भी कह दिया है कि वो जो लक्षद्वीप का जो मामला हुआ था जिसमें कुछ तल्खियां हो गई थी, और मोदी साहब ने कहा था कि हम लक्षद्वीप को जो है मालदीव्स की तरह मतलब डेवलप करेंगे, और एक तरह से अनऑफिशियली उन्होंने कहा इंडियन टूरिस्ट को कि आप मत जाइए मालदीव्स। तो वो सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई हैं। मालदीव्स जो है अब फिर से भारत के मतलब इन्फ्लुएंस में आ गया है। अब वो कहाँ तक, मुझे तो यही लगता है कि ये सब एक सकारात्मक मतलब दिशा है, जिसमें ये जो एंटी इंडियन फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई है मालदीव्स के अंदर भी। और इंडिया ने भी जो है मालदीव को माफ कर दिया है कि चलिए इलेक्शन जीतने के लिए जैसे मोदी साहब कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उसी तरह से आप अगर कहिए तो मोदी साहब ने भी कुछ भी कर लिया उनको अपने कौन से। अब वो जब जीत गए हैं तो फिर जो उनके गवर्नेंस के प्रॉब्लम है वो इलेक्शन से अलग है। इलेक्शन जीतने के लिए उनके पास अलग उनके हथियार होते थे जो उन्होंने इस्तेमाल कर लिए, जीत गए। लेकिन अब वो जब गवर्नेंस कर रहे हैं तो उसमें तो उनको अपने मतलब अलग उनका समीकरण है। तो मालदीव्स और भारत के जो है बड़े मतलब अच्छे रिश्ते का संकेत दिया है ये। और ये काफी टाइम से हम बता ही रहे थे आपको प्रोग्राम में कि मालदीव्स से मोइज़ू साहब आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। तो ये पूरी बायलैटरल मीटिंग इनकी हो गई है और बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर आई। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सियासी लोगों का तरीका होता है कि जिस वक़्त पॉपुलिज़्म चाहिए, जब पॉपुलिज़्म होगी, जब हुकूमत में आ जाएँगे तो रियलिज़्म होगी, और ज़ाहिर है जब कुर्सी पे बैठता है तब आदमी को पता चलता है कि उसे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है और कहाँ वो फ़ेल हो सकता है। फ़ेल होने से बचते हुए मुल्क को चलाते रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। अच्छा, बांग्लादेश से इधर दुर्गा पूजा की जो खबरें हैं, वेस्ट बंगाल में तो दुर्गा पूजा साल में सबसे बड़ा फेस्टिव सीजन होता है। वहाँ क्या कुछ तैयारियां, कहते हैं कि हिंदुओं के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं बांग्लादेश में। नई सरकार, उन्होंने वादा भी किया था कि हम तो आपकी सिक्योरिटी के और सब सारे इंतजामात हम देखेंगे। क्या खबरें हैं? चूंकि ये खबरें भी आना बहुत जरूरी है भारत। खबर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत सारे जो मतलब ये है कि एंटी मुस्लिम जो तत्व हैं वो बांग्लादेश को लेकर के यहाँ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। वो जब से शेख हसीना का जो है वो मतलब किस्सा हुआ है कि बांग्लादेश में हिंदू जो है वो सेफ नहीं है और इंडिया कुछ करे बांग्लादेश के लिए। तो अभी ये मौका जो आया है इसमें खलीकुज़्ज़मान साहब हैं जो कि आर्मी हेड ऑफ द आर्मी चीफ है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दशहरा के फेस्टिवल के लिए 33,000 पंडाल बने हैं। 6% मतलब हिंदू हैं वहां, और 33,000 पंडाल बने हैं। आप समझ रहे हैं ना कि उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से कितना बड़ा बड़ा जो है वो मतलब उनका जो ये सेलिब्रेशन है, उसकी जिम्मेदारी के लिए उन्होंने फौज को तैनात कर दिया सारे पंडालों में। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, कोई भी एंटी इंडिया जो है वो मतलब एक्टिविटी नहीं हो सकती है, या एंटी हिंदू एक्टिविटी नहीं हो सकती है। और उन्होंने कहा कि आर्मी इसकी जिम्मेदारी लेती है कि उनकी मुहाफ़ज़त करे वो, और कोई भी हिंदू के ऊपर जो है कोई अत्याचार, रिलीजियस परसिक्यूशन या इस तरह की कोई बात नहीं होगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वो चाहते हैं कि दशहरा जैसे मनता आया है, जैसे खुशगवार माहौल में मतलब धार्मिक एक फेस्टिवल है, वैसे फेस्टिवल हो। तो ये संकेत वो भारत के लिए भी है, वेस्ट बंगाल के लिए भी है, और पूरे दुनिया के लिए है कि बांग्लादेश जो है वो
एंटी हिंदू नहीं है या एंटी इंडिया नहीं है, अगर ऐसी बात करें आप। तो अभी दुर्गा पूजा का माहौल है और इसमें अगर ऐसी बात आ रही है, अभी इसमें हवाले में जो है मोहम्मद यूनुस का भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि बांग्लादेश जो है भारत के बिना रह ही नहीं सकता। हमारे अच्छा। रिश्ते कह रहे हैं कि भारत के बिना रह ही नहीं सकता। तो यहाँ तक के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बांग्लादेश के अगेंस्ट में और घुसपैठिए और टर्माइट्स और उनको क्या-क्या नाम दिए हुए हैं, ये सारी जो एंटी बांग्लादेश एक्टिविटी और उसके बांग्लादेश के हवाले से कि क्योंकि बांग्लादेश के मुसलमान वहाँ के हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के हिंदू जो है वो मुस्लिम पर जुल्म करें। ये सब जो भावनाएं यहाँ पे बन रही थी, इसको बंद करने के लिए जो आर्मी चीफ है उससे बड़ा कौन हो सकता है। वो पुलिस भी नहीं उसको सिक्योरिटी दे रही, बल्कि आर्मी सिक्योरिटी दे रही है। कितने ही इंडिया में जो है अगर वो रिलीजियस फेस्टिवल में आर्मी आती है, आप तो जानते ही हैं जो इंडिया की सिचुएशन है, जहाँ पे रामनवमी और वो तरह तरह के जो भड़काऊ जो होते हैं। तो ये खबर बहुत अहम है और ये बड़ी अहम जी। इसको अगर टाइम आपके पास है 1-2 मिनट, जी बताइए। बांग्लादेश में बहुत अहम खबर जो चल रही है ढाका के स्ट्रीट पे कि हसीना वाजिद जो हैं वो भारत से फरार हो गई हैं। अच्छा। और वो जो है मीडिया में ये बात हो रही है और उसमें 2 डेस्टिनेशन में उन्होंने कहा गया है। एक तो किसी लोगों ने कहा कि हमने हसीना वाजिद को दुबई में देखा है, यूएई में। और मतलब वो कुछ लोग जो है वहां से बाकायदा इंडिया से रिप्लाई भी मांग रहे हैं कि क्या वो हिंदुस्तान में ही है कि कहीं और हैं, इसकी कोई खबर नहीं है। एक खबर और भी वहां चल रही है बहुत गर्म कि इंडिया ने उनको रशिया ट्रांसफर कर दिया ताकि वो उनकी जो एक्स्ट्राडिशन वगैरह की बात होगी तो कहेंगे कि इंडिया में है ही नहीं है, वो तो इंडिया से जा चुकी हैं। तो ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये खबर जो है थोड़ा स्मोक वहां पे चल रहा है। इंडिया जब तक ये नहीं कह देती है कि नहीं वो हमारे पास सुरक्षित है। अब इस हवाले से एक और खबर जो है वो एक टेलीफोन कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुआ है शेख हसीना वाजिद का और कोई अननोन शख्स अमेरिका में जो कि मतलब वहां बैठा हुआ है, वो बिजनेसमैन है, उससे और शेख हसीना वाजिद की कन्वर्सेशन है जो कि बांग्लादेश की मीडिया में जो शाया हुई है। और उसमें शेख हसीना वाजिद कह रही है कि मैं तो बांग्लादेश से बिल्कुल करीब हूं, हमारा डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ बॉर्डर को क्रॉस करने का है। इसका मतलब है कि वो त्रिपुरा में है, दिल्ली में और हरियाणा में नहीं है, वो त्रिपुरा में है। और वो जो बांग्लादेशी है वो ये कह रहा है कि मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अवामी लीग को फिर से बांग्लादेश में मतलब ये करने के लिए, और मैं बांग्लादेश जाना चाहता हूँ ताकि अवामी लीग को फिर से मैं मतलब इस्टेब्लिश करूँ। और इस तरह की बातें जो है वो कर रहा था उस टेलीफोन में। अब उसकी भी हकीकत कुछ नहीं है, कौन था वो आदमी, वो शेख हसीना है भी कि नहीं थी। लेकिन अगर 2-5 में कर दूं आपको, तो अभी जो यूनुस साहब गए थे यूनाइटेड नेशन के असेंबली में वहां पे शिरकत करने के लिए, तो बाहर जो है गो बैक यूनुस का जो है नारा लग रहा था और लीव बांग्लादेश एंटी यूनुस के जो है नारे लग रहे थे। तो मुझे लगता है कि यही बिजनेसमैन जो जिन्होंने बात किया था अभी जिसके बारे में बात हो रही है, इन्होंने ये शायद ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया होगा वहां न्यूयॉर्क में। तो ये तो हम पत्रकार के जो है मतलब वो तरीके होते हैं। लेकिन ये खबर बहुत वहां गर्म है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो हिंदुस्तान छोड़ के जा चुकी है। कहाँ गई है किसी ने कहा। और ऐसी सिचुएशन में कुछ भी मुमकिन भी है, क्योंकि भारत को बहरहाल बांग्लादेश से भी ताल्लुकात रखने हैं और कितने साल ये हुकूमत रहेगी, किस तरह की हुकूमतें आगे आएंगी, तो हुकूमतों के तो ताल्लुकात एक दूसरे को, मुल्कों के ताल्लुकात जो होते हैं वो बहरहाल बरकरार रखने पड़ते हैं और बहुत से इंटरेस्ट होते हैं एक दूसरे के मुल्कों में। तो शेख हसीना के पीछे कब तक हमारी सरकारें दौड़ेंगी, शायद अब वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। बहुत ही खास बातें हो गई अफगानिस्तान से मुताल्लिक। अफगानिस्तान को तकरीबन जो इस वक्त का एस्टिमेट है $1,40,000 रोजाना मिल रहे हैं हवाओं में से। और उसके अलावा उन्होंने औरतों के हुकूक के बारे में जो बताया कि जबरदस्ती शादियों के मामलात को उन्होंने रोका है, औरतों को विरासत दिलाने का भी काम किया लड़कियों को। ये बहरहाल पॉजिटिव खबरें हैं। और उधर रूस कहता है कि वो तालिबान को और उनकी सरकार को जो है वो
टेररिस्ट लिस्ट से बाहर कर रहा है। तो हालात निस्बतन बेहतर होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि ये प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है, हफ्ते में एक बार है फ्राइडे को, और इसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों के बारे में, ताज़ा खबरों के बारे में चर्चा हो, और उसके लिए मुज्तबा साहब हमें वक्त दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।